ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 45 है हमारी लेक्चर सीरीज 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस जो है, इसको हमने एक बहुत ही लंबा लेक्चर इस पे चला गया था और इसमें हमने तकरीबन सभी टॉपिक हमने पढ़े। एक जो हमें व्हाट इज़ फेयर ट्रायल जो लास्ट वाला टॉपिक है वो हमें रहा था। बाकी जितने भी टॉपिक इसके हैं उनको हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया था और हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह मतलब रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ फिर जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है उसका रोल, फिर जज का रोल, हर एक का रोल जो हमने पढ़ा था यहाँ पर किस किस तरह फिर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर एक केस जस्टिस तक किस तरह पहुंचता है। फाइनल जो हेयरिंग होती है उसके अंदर जब एक पार्टी को इंसाफ और दूसरी पार्टी को दोषी जब ठहराया जाता है, तो वो सब हमने पढ़ा इसके पूरे लेक्चर के अंदर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 44, ठीक है ना। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 45 है उसके अंदर हम व्हाट इज़ फेयर ट्रायल के बारे में जानेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ फेयर ट्रायल? आपको पता है कि फेयर ट्रायल क्या होता है। जिस तरह हमने अपने पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ा कि किस तरह जो शांति का केस था उसके अंदर फेयर ट्रायल किस तरह हुआ, यानी शांति को जो मौका दिया गया अपने केस को प्रेजेंट करना, उसको एक लॉयर मिला क्योंकि वो गरीब थी, जिसकी वजह से उसको आर्टिकल जो 39A है उसके अंडर शांति को लॉयर मिला, जस्ट एडवोकेट रॉय, जिसने उसको रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर। और फिर वहाँ पर क्रॉस एग्जामाइन होकर पूरा मौका दिया गया, पूरा टाइम दिया गया, एक पार्टी को भी दूसरी पार्टी को भी। जज साहब ने सुना दोनों पार्टी को, उसके बाद जाकर जज साहब ने अपना डिसीजन दिया। तो इसमें हम कहेंगे कि ये एक फेयर ट्रायल था। अब हम समझते हैं कि फेयर ट्रायल क्या है। लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांतिज केस वेरी डिफरेंटली। तो हम थोड़ा यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि क्या होता अगर जो जज साहब हैं शांति के केस में केस को थोड़ा डिफरेंटली डिसाइड करते, ठीक है ना। क्या व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टू शांति। यानी क्या होता कि अगर जो जज साहब हैं यहाँ पर जो चार्ज शीट की जो कॉपी शांति को ना देते और जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस थी वो भी शांति को प्रोवाइड ना करते, तो क्या होता। व्हाट इफ he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Suhail were present। यानी क्या होता कि अगर जज साहब जो पूरा ट्रायल चला था वो एक ऐसे कमरे के अंदर लेते, एक सीक्रेट कमरे के एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर लेते जहाँ पर ना ही शांति होती और ना ही सुहेल होता, ठीक है ना, जो जो दोनों दोषी थे उस केस के अंदर। व्हाट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांति इज लॉयर? अगर क्या होता कि अगर जो जज साहब हैं वो शांति को लॉयर यहाँ पर प्रोवाइड ना करते। Advocate Roy enough time to question the witness on the prosecution, such as Mr. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty। क्या होता कि अगर जो एडवोकेट रॉय हैं उनको इनफ टाइम यहाँ पर ना मिलता कि वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे उनको वो यानी मिस्टर शिंडे और जो उसकी वाइफ है उनको यहाँ पर वो विटनेस जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे उनको यहाँ पर एग्जामाइन ना करते और एडवोकेट रॉय क्योंकि उनको इनफ टाइम ना मिलता अगर, है ना, और जो जज हैं वो यहाँ पर शांति को गिल्टी दोषी ठहरा देते, ठीक है ना। वट दिस हैड हैपनड देन सॉरी इफ दिस हैड हैपनड, अगर ऐसा होता देन इट वुड बी केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर सब ऐसा होता तो ये एक अनफेयर ट्रायल होता, ठीक है, अनफेयर ट्रायल होता। फिर अब हमें पता चला कि फेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल यही हुआ कि जो हमारे शांति के केस में हुआ कि शांति को एक सबसे पहले शांति को यहाँ पर एफआईआर की जो जो यहाँ पर चार्ज शीट की जो कॉपी थी, चार्ज शीट की कॉपी मिली, स्टेट ऑफ विटनेस की उसको कॉपी मिली। उसके बाद जो यहाँ पर हियरिंग हुई केस की वो एक ओपन कोर्ट के अंदर हुई जहाँ पर सब ने सुना, जहाँ पर शांति भी थी, सुहेल भी था और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो भी थे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि शांति जो एक गरीब थी जो लॉयर यहाँ पर हायर नहीं कर सकती थी, तो उसको गवर्नमेंट ने यानी स्टेट ने यहाँ पर लॉयर दिया, यानी कोर्ट ने यहाँ पर उसको लॉयर प्रोवाइड किया उसके आर्टिकल 22 के अंदर और आर्टिकल 39A के अंदर उसको यहाँ पर उसका राइट था और उसका राइट पूरा यहाँ पर किया गया। और एडवोकेट रॉय जो है उनको इनफ टाइम मिला कि उसने प्रोसिक्यूशन विटनेस को यहाँ पर क्या किया, एग्जामाइन किया और यहाँ पर उसने अपना यहाँ पर जो विटनेस था डिफेंस विटनेस वो यहाँ पर यानी जो पुलिस ऑफिसर था वहाँ पर उसको यहाँ पर एसएचओ को यहाँ पर लाया गया केस के अंदर। ये एक फेयर ट्रायल होता है, यानी जब ये चीज़ें सब एक केस के अंदर होंगी, एक कोर्ट के अंदर जो केस चलता है उसमें ये सब चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ इस केस के अंदर फेयर ट्रायल हुआ। और जज साहब यहाँ पर जब किसी भी केस को अच्छी तरह सुनेंगे और उस केस को वो
उस केस को वो इस तरह सुनेंगे कि दोनों पार्टी को मौका मिले, दोनों पार्टी को अपने आप को प्रेजेंट करने का कोर्ट के अंदर मौका मिले, तो हम कहेंगे कि ये फेयर ट्रायल है। अगर इसके इवज यानी इसके इंस्टेड ऑफ दैट कि यहाँ पर उल्टा होता है, इसके उल्टा होता, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अनफेयर ट्रायल है। तो आपको समझ आया कि फेयर ट्रायल क्या होता है और अनफेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल इज अनफेयर ट्रायल इज जस्ट अपोजिट टू फेयर ट्रायल। ओके, this is because of the fair trial to this is because for a trial to be fair several different procedure have to be observed। यानी एक फेयर ट्रायल के लिए कुछ डिफरेंट प्रोसीजर जो हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने हैं। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली by following a reasonable and just legal procedure। यानी आर्टिकल 21 कहता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यहाँ पर राइट टू लाइफ ग्रांट करता है और कहता है कि एक पर्सन की लाइफ और उसकी लिबर्टीज, पहले तो वो कहता है कि एक पर्सन की लाइफ और लिबर्टी नहीं ली जा सकती। अगर वो लेंगे, अगर कोई भी अदारा, कोई भी अथॉरिटी एक पर्सन की राइट टू लाइफ लेगा, तो एक पूरे फेयर और रीज़नेबल तरीके से यहाँ पर लिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन की लाइफ यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल या कोई भी दूसरा अदारा ले सकता है। नहीं, सिर्फ एक तरह से एक पर्सन की लाइफ ली जा सकती है, वो है फेयर प्रोसीजर से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर दिया है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन क्राइम करता है, ठीक है ना, एक पर्सन किसी का मर्डर करता है, तो उस पर एक फेयर ट्रायल चलाकर उसको दोषी ठहराकर उसको यहाँ पर डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। यानी यहाँ पर उसको सजाए मौत दी जा सकती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये फेयर ट्रायल है। यानी कोई भी इंसान किसी दूसरी इंसान की लाइफ, राइट टू लाइफ नहीं छीन सकता, सिर्फ जस्ट और रीज़नेबल तरीके से यहाँ पर जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर एक पर्सन की जो राइट है वो कोर्ट ले सकता है। ओके, ए फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। यानी आर्टिकल 21 कब अपहेल्ड होगा? एक फेयर ट्रायल के जरिए ही। फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 21 को यहाँ पर अपहेल्ड करता है, यहाँ पर उसको लेता है। लेट अस नाउ रिटर्न द शांति's केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फेयर ट्रायल। चलो हम अब चलते हैं जो स्टोरी बोर्ड के अंदर शांति का केस जो हमने डिस्क्राइब किया है उसके ऊपर, और यहाँ पर हम एक फेयर ट्रायल के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ना फेयर ट्रायल के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी एक फेयर ट्रायल के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं। पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है फेयर ट्रायल का वो है शांति। 1 मिनट। हाँ, शांति वाज गिवन एक कॉपी ऑफ द चार्जशीट। पहला जो सबसे पहला जो एसेंशियल जो ये करैक्टर यहाँ पर था, एलिमेंट था, वो है कि शांति को यहाँ पर चार्जशीट की एक कॉपी मिली। ये भी फेयर ट्रायल का एक एलिमेंट है। अगर शांति को यहाँ पर चार्जशीट की कॉपी ना मिलती तो शांति को क्या पता चलता कि उसके ऊपर क्या जुर्म है, और जो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं उन्होंने, या प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चार्ज यहाँ पर फ्रेम किए हैं और उस पर कौन कौन से इल्ज़ाम हैं और वो कौन कौन सी एविडेंस यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कौन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। शांति को यहाँ पर कॉपी मिली, उसने उस कॉपी को पढ़ा, अपने एडवोकेट को दिया, एडवोकेट ने पढ़ा, एडवोकेट ने केस को समझा और उसके बाद यहाँ पर जाकर एडवोकेट ने उस शांति को डिफेंस कर पाई। ओके, एंड ऑल अदर एविडेंस that the prosecution presented against her। और शांति को हर उस एविडेंस की कॉपी मिली जो प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रेजेंट की थी। ये भी फेयर ट्रायल का पहला हिस्सा है। शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज ए क्राइम इन द लॉ। क्योंकि जो शांति थी उसको यहाँ पर एक ऐसे ऑफेंस से यहाँ पर उसको चार्ज किया गया था जो लॉ के अंदर एक क्राइम माना जाता है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द ओपन कोर्ट। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो फेयर ट्रायल के अंदर जो भी ट्रायल चलता है वो ओपन कोर्ट के अंदर चलता है। ऐसा नहीं है कि जज साहब अपने सीक्रेट रूम में बैठ कर केस को सुनेंगे, नहीं, बोल के ओपन कोर्ट में सुनेंगे, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, और भी बहुत सारे वकील बैठे होंगे वहाँ पर, और यहाँ पर वकील साहब भी होंगे, डिफेंस की तरफ से भी होंगे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होंगे, और यहाँ पर जाकर वो जो विटनेस होंगे वो भी होंगे, और जो पार्टीज़ होंगी वो भी प्रेजेंट होंगी, तो उसी को हम ओपन कोर्ट कहेंगे। इन पब्लिक व्यू, और लोगों की नज़र में, मैंने आपको पहले बोला कि वहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे। हर ब्रदर सोहेल कोड अटेंड द कोर्ट। वो उसका जो ब्रदर सोहेल था उसने भी यहाँ पर कोर्ट को अटेंड किया। इसको ये भी एक फेयर ट्रायल का क्या है
एक एलिमेंट है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और ट्रायल जो है वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर हेल्ड हुआ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड को घर में बिठाया गया या जेल के अंदर रखा गया, नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंस में ही ताकि एक्यूज्ड को पता चले कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है वो क्या क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो उसका डिफेंस लॉयर है वो क्या क्या यहाँ पर उसको किस तरह डिफेंड कर रहा है। शांति वाज डिफेंडेड बाय द लॉयर, ये भी फेयर ट्रायल का एक एसेंशियल एलिमेंट है कि शांति को यहाँ पर डिफेंडेड शांति को यहाँ पर लॉयर ने यहाँ पर डिफेंड किया। ओके, जो एडवोकेट रॉय थी, शांति इज लॉयर, एडवोकेट रॉय वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन द शांति डिफेंस। यानी जो एडवोकेट रॉय थी, शांति की जो एडवोकेट थी, उनको यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने यहाँ पर जो विटनेस थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी अपोजिट पार्टी की तरफ से जो विटनेस थे, जो गवाह थे, उनको यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन आपको कल बोला था कि क्रॉस एग्जामिन कैसा होता है। ओके, और जो भी जितने दूसरे प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो यहाँ पर उस शांति को मौका मिला कि उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, ठीक है ना, उनसे सवाल जवाब पूछे गए। एडवोकेट रॉय वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति डिफेंस, और एडवोकेट रॉय को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उसने जो शांति के डिफेंस में एक विटनेस यानी एक गवाह पेश किया, जिस गवाह के जरिए कोर्ट ये इस नतीजे तक पहुँचा कि शांति जो है वो इनोसेंट है और उसने ये क्राइम नहीं किया, बल्कि एक गैंग है जिसने ये सोना और जिसका जो गोल्ड का जो हार था वो चोरी किया है। ओके, although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent। यानी फेयर ट्रायल का एक एलिमेंट ये भी है कि जिस तरह शांति के केस में पुलिस ने यहाँ पर जो थेफ्ट का केस यहाँ पर शांति के ऊपर लगाया था कि शांति चोर है, लेकिन जज साहब जो हैं इसके बावजूद भी जब तक जज साहब खुद किसी नतीजे तक ना पहुँचे, एविडेंस को पूरा एग्जामिन करके दोनों पार्टी को सुन के, तब तक शांति जो है वो जज की नज़र में इनोसेंट है, ठीक है ना। इसीलिए जो भी क्रिमिनल होता है उसको यहाँ पर हम एक्यूज्ड बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर एक्यूज्ड बोलते हैं, क्रिमिनल नहीं बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तब तक बोलते हैं एक्यूज जब तक उसके ऊपर क्राइम यहाँ पर प्रूव ना हो जाए कि उसने क्राइम किया है। इट वाज द रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी फेयर ट्रायल के अंदर ये जो होता है ना, यानी फेयर ट्रायल के अंदर जब एक पर्सन क्राइम करता है तो उसके ऊपर जब चार्जेस लगती हैं कि ये पर्सन जो है ये क्राइम है, ये क्रिमिनल है, और उसको जब एक्यूज बनाया जाता है कोर्ट के अंदर, वो तब तक इनोसेंट होता है जब तक जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे वो यहाँ पर जब तक ये प्रूव ना कर दें कि ये बंदा जो है ये क्या है, वो कोर्ट को जब तक सेटिस्फाई ना करवा दे कि ये जो बंदा है इसने क्राइम किया है। और कोर्ट जब सेटिस्फाई होगा, कोर्ट जब करार देगा कि हाँ गिल्टी है, तो वो गिल्टी माना जाएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि कौन प्रूव करेगा कि ये बंदा जो है ये कौन प्रूव करेगा ये बंदा जो है इसने क्राइम किया, वो है जो प्रोसिक्यूशन जो दूसरी तरफ से जो स्टेट को प्रेजेंट कर रहा होगा वकील साहब, वो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी यहाँ पर हम सिंपल समझते हैं कि जो बंदा कोर्ट में जाकर केस फाइल करेगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एक्यूज्ड को यहाँ पर प्रूव करे, यानी वो एक्यूज्ड को प्रूव करे और कोर्ट को सेटिस्फाई करवाए। ये जब एक बंदा क्राइम करता है तो ये उस बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में बोले कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया, नहीं, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि हाँ इस बंदे ने क्राइम किया है। ओके, हाँ, ये जो बंदा होगा यानी जो क्रिमिनल होगा उसको ये हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, ठीक है ना। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो। और हमारे शांति वाले केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो तो फेल हो गया, हमें नजर आया लास्ट पे कि वो किस तरह जाकर फेल हो गया कि जो शांति है उसने यहाँ पर क्राइम किया है, क्योंकि वो फेल हो गया, उसने ये प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए शांति को कोर्ट ने यहाँ पर बाइज्जत रहा कर दिया, बरी कर दिया। It is significant that judge decided the matter only on the basis of evidence, देखो, before the court। यानी ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जज जो है वो जब कोर्ट के अंदर मैटर डिसाइड करता है तो वो एविडेंस के बेस पर जहाँ पर मैटर डिसाइड करेगा। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the theft because she was a poor maid servant। यानी जज जो है यहाँ पर कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं हम उसको, ऐसा नहीं है कि जज साहब को यहाँ पर जज साहब जो है कंक्लूजन पे चले गए कि शांति जो है वो बेचारी गरीब है, मैड सर्वेंट यानी गरीब नौकरानी है, वो यहाँ पर चोर नहीं हो सकती, नहीं, बल्कि जज साहब जो है उन्होंने पहले एविडेंस को यहाँ पर जो एविडेंस पेश किए शांति के डिफेंस में, शांति के जो अगेंस्ट, तो उनको यहाँ पर जज साहब ने पूरा ब्रीफली यहाँ पर उनको अंडरस्टैंड किया, उनको एनालाइज किया, उसके बाद जाकर जज साहब ने यहाँ पर डिसीजन दिया इस मैटर के अंदर कि शांति जो है वो क्या है, वो इनोसेंट है।
यानी जज साहब जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जज जो शांति है वो पोर है, गरीब है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। इंस्टेड द जज रिमाइंड इम्पार्शियल एंड सेंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वाज द थेफ्ट। यानी जब जज साहब को पता चला कि जो चोरी की है वो कुछ यंग मैन ने की है, एक गैंग ने की है, ना कि शांति ने, और जब जज साहब इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए तो जज साहब ने कहा कि शांति जो है वो फ्री है और शांति जो है वो इनोसेंट है। इन शांति's केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर, शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल। तो शांति के केस में जस्टिस उसको दिया गया और उसको एक फेयर ट्रायल दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइड में हमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर रिमाइंड भी कराई गई हैं कि किस तरह वहाँ पर शांति को जो जो चार्जशीट थी वो उसने अपने लॉयर को पेश की, फिर इस तरह यहाँ पर लॉयर ने कुछ क्वेश्चन किए। तो ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं फेयर ट्रायल। The Constitution and the law both state that all the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। यानी Constitution जो है वो और लॉ जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है या दो दूसरे कानून हैं, वो सब यहाँ पर बताते हैं कि सब पर्सन, जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़े, जिस तरह हमने पहले जो है पुलिस को पढ़ा, पुलिस का रोल, फिर हमने आगे जाकर पढ़ा कि जो पीपी हैं, प्रोसिक्यूशन जो हैं, फिर हम इस तरह पढ़ा कि जो यहाँ पर जज साहब हैं जो, ठीक है ना, फिर जो डिफेंस लॉयर हैं, ये सब जो भी पर्सन हैं वो सब पर्सन अपना अपना रोल निभाते हैं एक जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अपना अपना रोल निभाते हैं और अपना अपना रोल कैरी करते हैं। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their caste, class, gender, religion or ideological background, gets a fair trial when accused। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब जो लोग हैं अपने अपने काम करते हैं, अपना अपना काम करना उनको ज़रूरी है, और फिर इससे जाकर इंश्योर होता है कि हर एक सिटीज़न जो है वो इर्रिस्पेक्टिव, यानी इसके बरअक्स के वो उनकी क्लास क्या है, उनका कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उनको फेयर ट्रायल मिलता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपना अपना जो रोल है वो निभाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ वो समझते हैं, इसीलिए जाकर एक पर्सन को फेयर ट्रायल मिलता है। द रूल ऑफ लॉ विच स्टेट दैट एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वी आर नॉट ग्रांटेड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी रूल ऑफ लॉ जो है, अगर फेयर ट्रायल किसी पर्सन को नहीं मिलता है तो रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ जो है, जिसमें कहा जाता है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के आगे बराबर है, वो लॉ के आगे यकसां है, तो ये तभी जाकर मुमकिन हो सकता है जब एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ग्रांटेड किया है फेयर ट्रायल वो उसको मिले, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फेयर ट्रायल क्या हुआ। अब हम फेयर ट्रायल, अगर हमसे कोई पूछेगा कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, तो फेयर ट्रायल का आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि मतलब क्या है फेयर ट्रायल का। सो यहाँ पर हम कुछ हाईलाइटेड में जो है ये भी हम पढ़ लेते हैं। ऑल द पर्सनस रिटन इन बोल्ड ऑन पेज 74, यानी 74 जो पेज हमने ऊपर पढ़ा, ये यहाँ पर जो जो बोल्ड में लिखा गया है, जो जो पर्सन बोल्ड में लिखे गए हैं, क्रिशियल टू फेयर ट्रायल, यानी फेयर ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पर्सन फेयर ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट इन यूर ऑन वर्ड what you understand of the following process based on the above description of शांति's केस। आप अपने वर्ड में यहाँ पर लिखो कि आपने क्या समझा शांति के केस में, एन पर्सन का रोल जो आपने पढ़ा ऊपर, आपने क्या समझा। ओपन कोर्ट क्या होता है इसके बारे में आप लिखोगे। बेसिस ऑफ एविडेंस क्या होती हैं, यानी या इसका मतलब क्या होता है कि बेसिस ऑफ एविडेंस। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है डिस्कस इन ए क्लास यू माइट हैव happened in Shanti's case if the following procedure did not observed। यानी आप अपने क्लास के अंदर डिस्कस करो कि अगर शांति के केस में ये चीज़ें ना होती तो क्या होता, ठीक है ना। इफ़ शी वी आर नॉट डिफेंड बाई लायर, अगर वो लायर, उसको कोई भी लायर डिफेंड ना करता, यानी उसको लायर यहाँ पर ना मिलता तो क्या होता। इफ़ द कोर्ट हैड नॉट एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, अगर कोर्ट यहाँ पर उसको इनोसेंट एज्यूम ना करती तो क्या होता, ठीक है ना। ये आप अपने क्लास के अंदर अपने बच्चों से डिस्कस करो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जो हमने ऊपर पढ़ा उसको समझने के बाद आई होप कि आप इन क्वेश्चन का ये जवाब आंसर अच्छी तरह दे सकते हो। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है और अब हमारी जो थ्योरी क्लास जो हमारी है वो ख़त्म हुई। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर इसी एक क्वेश्चन के अंदर समझ आने वाला है। अगर आपने हमारा पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझा है तो आई होप कि आप इसका जवाब अच्छी तरह दे पाओगे। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं पहले इसको। एन ए टाउन कॉल्ड एन ए टाउन कॉल्ड पीसलैंड। एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह नज़र आएगा।
In a town called Peaceland, the supporter of Fista football team learned that the supporter of the Jubilee football team in the nearby city about 40 kilometers away have damaged the ground on which the final between two teams is to be held in the following days. यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक टाउन है, जिस टाउन का नाम है पीस लैंड, ओके, इसके अंदर जो फिस्ता फुटबॉल जो है टीम, फिस्ता फुटबॉल टीम के सपोर्टरों ने यहाँ पर सुना कि जो जुबली फुटबॉल टीम के जो जो सपोर्टर हैं, उन्होंने जो 40 किलोमीटर दूर सिटी के अंदर दूर रहते हैं, उन्होंने एक ग्राउंड जो है जिसके अंदर फाइनल होने वाला है, बहुत यानी दोनों टीमों के अंदर जो फाइनल होने वाला है, उसको जो फिस्ता फुटबॉल टीम के जो लोग हैं, ये जुबली फुटबॉल टीम के जो लोग हैं, सॉरी, उन्होंने यहाँ पर उसको आकर डैमेज कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, एक क्राउड ऑफ फिस्ता फैंस, यानी अब क्या होता है कि जो फिस्ता फुटबॉल टीम है उसके लोगों ने, यानी उसके सपोर्टर्स ने यहाँ पर क्राउड में भीड़ की शक्ल में जाकर अपने साथ कुछ हथियार ले लिए और अपने साथ को डेडली वेपन्स अपने साथ ले लिए उन्होंने, और जाकर जो जुबली फुटबॉल टीम्स के जो सपोर्टर थे उनके घरों पर उन्होंने अटैक कर दी जो टाउन के अंदर रहते थे। एंड द अटैक 10 मेन्स वर किल्ड, इस अटैक के अंदर 10 आदमी किल हो गए, यानी मारे गए। 5 वुमेन जो हैं वो ग्रीवली हर्ट हो गई, उनको कुछ जख्म आए, और यहाँ पर कुछ मकान यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए और 50 पीपल इंजरी हुए, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया। दो टीमों के दरमियान झगड़ा हो गया क्योंकि एक टीम ने दूसरी एक ग्राउंड को तबाह किया था, बर्बाद किया था, डैमेज किया था, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमों के मैच होने वाला था। ओके, इमेजिन दैट यू एंड योर क्लासमेट वेयर नाउ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारे जो क्लासमेट हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यहाँ पर पार्ट हैं। फर्स्ट डिवाइड द क्लास इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 लोग आते हैं यहाँ पर। आपने जिस तरह ऊपर अपनी पूरी जो क्लास के अंदर पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कौन से 4 लोग होते हैं। पहला पुलिस होता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, फिर डिफेंस लॉयर होता है, फिर जज होता है। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जो मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो अपनी क्लास को आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बोलता है कि आप इमेजिन करो कि आपकी क्लास जो है आधे लड़के पुलिस हैं, कुछ लड़का यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, कोई डिफेंस लॉयर हैं, एक जज है। तो आप इसको अपनी क्लास को इसी तरह डिवाइड कर लो। ठीक है ना, ये एक पूरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है ना, द कॉलम ऑन द राइट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ फंक्शन, यानी जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम है ना, यहाँ पर ये नीचे इसकी जो राइट में यहाँ पर हमें कुछ बोला गया है कि ये प्रोवाइड करती है लिस्ट ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है ना, मैच दीज विद द रोल्स दैट आर लिस्टेड ऑन द लेफ्ट, यानी आप इनका जो रोल है ना, ये इनका रोल आप लेफ्ट की तरफ जो दिए गए हैं यहाँ पर उनके साथ आप यहाँ पर इस कंपेयर करो। ठीक है ना, इसको यहाँ पर मैच करो। Have each group pick the function that it need to perform and bring justice to those who were affected by the victim. यहाँ पर क्या पूछता है, have each group pick the function that it need to perform to bring justice to those who were affected by the violence of the Fista fan. In what order will these function are be performed? यानी यहाँ पर बोलता है कि क्या जो भी यहाँ पर जो पर्सन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इन्होंने अपना अपना रोल निभाया और किस ऑर्डर में ये अपना रोल निभाएंगे वो आप यहाँ पर बताओ। ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये सब चीज़ों का। तो आगे भी बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। नाउ टेक द सेम सिचुएशन बट आस्क वन स्टूडेंट हु इज़ द सपोर्टर ऑफ फिस्ता। यहाँ पर एक सेम सिचुएशन लेनी है और एक स्टूडेंट को यहाँ पर आप पूछो जो फिस्ता का सपोर्टर है, टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन लिस्टेड अबव, यानी वो जो ऊपर फंक्शन दिए गए हैं ना, ये सब फंक्शन ये वो परफॉर्म करे, यानी उसको बोलो कि आप ये सब फंक्शन परफॉर्म करो। डू यू थिंक द विक्टिम वुड गेट जस्टिस? क्या आपको लगता है कि अगर वो पर्सन, एक ही पर्सन ये पूरे फंक्शन परफॉर्म करेगा तो जो विक्टिम है, जो यहाँ पर जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो वो यहाँ पर जस्टिस उनको मिल पाएगा? Do you think that victim would get justice if only one person perform all the function of the criminal justice system? अगर पूरे criminal justice system का जो function है वो सिर्फ एक ही person करेगा तो क्या victims को यहाँ पर justice मिलेगा? तो why not? अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? State 2 reason why you believe that different person need to play different role as part of the criminal justice. आप 2 reason दो यहाँ पर कि जो different जो person यहाँ पर हमें दिए गए हैं वो उनको अपने different role यहाँ पर निभा कर different role play करके criminal justice system के अंदर justice दिलाना है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? और आप ये असल में इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें 3 4 5 क्वेश्चन तकरीबन पूछ लिए हैं, तो हम चलो इनके जो आंसर हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने आंसर लिख के रखे हैं। ये पूरा पहले क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक पढ़ा। यहाँ पर ये पूरी हमने जो
टेबल पढ़ा। इस टेबल के अंदर पुलिस दिया गया है। पहला जो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमें बोलते हैं यहाँ पर कि आप जो कॉलम है उसको यहाँ पर राइट और लेफ्ट के साथ मैच करो कि किसका फंक्शन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम जो आंसर यहाँ पर लिखा है, देखो ये टेबल मैंने दूसरा टेबल बनाया है और इसके अंदर मैंने पुलिस के जो फंक्शन हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन, डिफेंस लॉयर के फंक्शन और जज के फंक्शन अलग अलग करके लिख दिए हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पुलिस के फंक्शन, सबसे पहला पुलिस का फंक्शन, जब भी कोई क्राइम होता है, जिस तरह वहाँ पर जो फिस्ता के जो सपोर्टर थे उन्होंने जुबली के सपोर्टरों के घर तोड़े, उनको मारा, 10 मैन किल हो गए, 5 वुमेन ग्रीवली हर्ट हो गई और इस तरह 50 के लगभग लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए। तो आप बोलो, आप पुलिस जो है सबसे पहले, क्योंकि केस जो पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा, थाने के अंदर जाएगा और जो पुलिस है उसका काम यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता है एफआईआर यहाँ पर रजिस्टर होगा, वो तो सबसे पहला काम है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, यानी यहाँ पर जो विटनेस हैं जिन्होंने ये चीज़ें देखी, जो यहाँ पर जो गवाह हैं उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। उनको पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या देखा। उसके बाद जो होम्स हैं जो जलाए गए हैं, तबाह किए गए हैं, उनके यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे पुलिस के द्वारा। ठीक है, यानी पुलिस यहाँ पर होम्स के फ़ोटोग्राफ लेगी। फिर वो फिस्ता के जो फ़ैन हैं उन सबको अरेस्ट करेगी पुलिस, क्योंकि सबको पता है कि फिस्ता के फ़ैनों ने यहाँ पर आकर घर तोड़े हैं। गेट दी असॉल्टेड वुमेन मेडिकली एग्जामिनड, उसके बाद जो जिन वुमेन्स के ऊपर असॉल्ट हुआ है, जिनके ऊपर यहाँ पर हमला हुआ है, उनको मेडिकली एग्जामिन भी किया जाएगा। ठीक है, जो ग्रीवली हर्ट हुए हैं कि उनका क्या क्या डैमेज हुआ है, उनको कहाँ कहाँ चोट आई है, कौन कौन सी जो चोट है वो ग्रीवियस चोट है, और कौन कौन सी जो है वो नॉर्मल चोट है। उसके बाद जो है वो जब पुलिस यहाँ पर केस फाइल कर देगी, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम आएगा, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर एक चार्जशीट तैयार कर ली। उसके बाद वो कोर्ट के अंदर जाकर वो चार्जशीट यहाँ पर पुलिस का जो यहाँ पर आयोग होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो कोर्ट के अंदर जहाँ पर जाकर चार्जशीट फाइल करेगा। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका काम आ गया, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो केस है ये तो स्टेट का केस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो क्राइम यहाँ पर मर्डर होता है, यहाँ पर जो क्राइम होता है असल में वो स्टेट के वो पूरी सोसाइटी का अगेंस्ट होता है, और जो स्टेट है उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस केस के अंदर अपने उनको रिप्रेजेंट करे। ठीक है ना। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस आर्ग्यूज द केस ऑफ द विक्टिम्स, यानी यहाँ पर जो विटनेस हैं उनको क्रॉस एग्जामाइन करेगा और जो विक्टिम हैं उनको यहाँ पर आर्ग्यू करेगा। ठीक है ना। डिफेंस लॉयर, क्योंकि आप जो फिस्ता के फैन हैं जिन्होंने यहाँ पर घर तोड़े, उनका भी एक लॉयर होगा, क्योंकि आर्टिकल 22 जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है हर एक पर्सन को एक राइट कि वो अपना, उसको ये हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। अब फिस्ता के जो फैन हैं जिन्होंने यहाँ पर घर तोड़े हैं, उनका भी राइट है, उनका हक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर यही तो चीज़ होती है, फिर ट्रायल के अंदर यही तो चीज़ होती है कि हर एक को यहाँ पर अपना जो लॉयर है वो मिले और वो अपने आप को डिफेंड कर पाए कोर्ट के अंदर और फिर ट्रायल उसको मिल पाए। तो यहाँ पर डिफेंस इवन के जब यहाँ पर जो ताज होटल है उसके ऊपर जब यहाँ पर अटैक हुआ, तो उसमें जो अजमल कसाब है उसको जब यहाँ पर अरेस्ट किया गया और फिर जाकर उस पर जो ट्रायल चलाया गया, तो उसको भी यहाँ पर वकील प्रोवाइड किया गया। यानी सब पूरी दुनिया को पता था, पूरी इंडिया को पता था कि अजमल कसाब जो है यहाँ पर ये एक्यूज्ड है और क्रिमिनल है, उसने यहाँ पर क्राइम किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर एक फेयर ट्रायल के अंदर यही रूल है कि जो क्रिमिनल है उसको यहाँ पर पूरा हक मिले कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और जो यहाँ पर लॉयर हैं उन्होंने यहाँ पर उसको प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट को यहाँ पर हेल्प किया उसने कि जो अजमल कसाब है वो यहाँ पर गिल्टी है या नहीं है। और कोर्ट जाकर उसकी बातें सुनकर और डिफेंस लॉयर और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं पीपी, उनकी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सुन के, दोनों लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुन के फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ जो अजमल कसाब है वो यहाँ पर ये एक्यूज्ड है, गिल्टी है, सॉरी। अब उसके बाद डिफेंस लॉयर जो हैं वो मीट द एक्यूज, यानी एक्यूज पर्सन जो हैं उनके साथ मिलेगा, जो यहाँ पर फिस्ता के फैन हैं उनके साथ मिलेगा, एग्जामाइन द विटनेस इन द कोर्ट, और यहाँ पर वो जो विटनेस हैं उनको भी यहाँ पर एग्जामाइन करेगा, क्रॉस एग्जामाइन करेगा। ओके। अब उसके बाद जज का काम आता है, क्योंकि जब ये जो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम हो गया, डिफेंस लॉयर का काम हो गया, अब जजेस का काम आता है। जज जो होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, हियर द विटनेस, रिकॉर्ड द एविडेंस, यानी जज जो है पहले विटनेस को सुनेगा, क्योंकि जब विटनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वकील साहब क्वेश्चन पूछेंगे, आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा एक वकील जो है वो दूसरे जो विटनेस होते हैं, जो विटनेस बक्स के अंदर जो लोग खड़े होते हैं उनसे वो क्वेश्चन करता है, और फिर वो यहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो सुनते हैं उसको और यहाँ पर उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं जज साहब। ओके। राइट द जजमेंट, उसके बाद जज का काम होता है वो जजमेंट लिखेगा। ठीक है ना।
डिसाइड फॉर हाउ मेनी ईयर्स द अक्यूज्ड विल बी पुट इन द जेल। अब जब यहाँ पर जजमेंट के अंदर वो जो जज साहब हैं वो यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि हाँ जो फिस्ता के फ़ैन हैं उन्होंने यहाँ पर डैमेज किया और वो गिल्टी हैं, तो उसके बाद वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कितने साल इनको यहाँ पर जेल के अंदर डालना है, ठीक है ना। पास द जजमेंट, पास जजमेंट जो है वो पास हो जाएगी, कंडक्ट ए फेयर ट्रायल, यानी इसके बाद फेयर ट्रायल हो जाएगा, फेयर ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जो है ये फेयर ट्रायल है और फेयर ट्रायल के ये एसेंशियल एलिमेंट है। ऐसा होता है फेयर ट्रायल के अंदर, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फेयर ट्रायल नहीं माना जाएगा, वो अनफेयर ट्रायल होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, यहाँ पर देखो पहले तो ये हो गया कि हमने जो कॉलम थी वो यहाँ पर हमने मैच कर दी, ठीक है ना। अब हम करते हैं, यहाँ पर कहाँ गया हमारा, हाँ सॉरी ये हो गया। अब नाउ टेक दिस सेम सिचुएशन बट आस्क वन स्टूडेंट हु इज सपोर्टर, यानी यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन यही था कि आप अगर एक ही पर्सन ये पूरे काम करेगा, जो हमने नीचे पढ़े ना, यहाँ पर पुलिस का क्या रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल हमने पढ़े, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सब काम पुलिस ही कर दे, यानी यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ना होता, फिटनेस लायर भी ना होता, जज साहब भी ना होते, सिर्फ पुलिस जो है वही ये काम करे, पुलिस ही फोटोग्राफ टेक करे, अरेस्ट करे, पुलिस ही क्रॉस एग्जामाइन करे, पुलिस ही यहाँ पर एक्यूज से मिले, पुलिस ही यहाँ पर विटनेस को हेयर करे, और पुलिस जो है वही यहाँ पर अगर जजमेंट राइट करे और वही डिसाइड करे और वही यहाँ पर जेल के अंदर भेजे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हम वो पढ़ेंगे। सो गाइस सुनो, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था अपने जो पहला चैप्टर उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर। यानी यार सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ही तो यही होता है कि पावर को यहाँ पर इक्वली यहाँ पर सेपरेट किया गया है। हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका अलग अलग काम है। यहाँ पर जो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है, यानी पहला जो लेजिस्लेचर है उसका अलग काम है, जो एग्जेक्टिव है उसका अलग काम है, और जो जुडिशरी है उसका अलग काम है। यानी ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के काम करे, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के काम करने लगे, एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के काम करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सिंग ऑफ पावर नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, इंडिया के अंदर मिक्सिंग ऑफ पावर यहाँ पर अलाउ नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। पुलिस का जो अपना काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है और वही करेगा। देखो, द विक्टिम विल नॉट गेट जस्टिस इफ ओनली वन पर्सन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी जो विक्टिम है ना, उनको जस्टिस कभी भी नहीं मिल सकता है अगर एक ही पर्सन जो है, यानी पुलिस ही फॉर एग्जाम्पल, या जज ही, यहाँ पर छोड़ो पुलिस को हम जज कर लेते हैं, अगर जज ही यहाँ पर सब फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जज ही रेस्ट करे, जज ही चार्जशीट बनाए, जज ही जो है वो जजमेंट दे, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फेयर ट्रायल नहीं होगा और जो विक्टिम है उसको यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल सकता है, क्योंकि ही कुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस प्रेजुडिस। वो बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो सेपरेशन ऑफ पावर नेसेसरी विद इन जुडिशियल सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। टू सेंस एब्सोल्यूट पावर कैन लीड टू अनफेयरनेस। यानी जो एब्सोल्यूट पावर है ना, अगर किसी एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाए, यानी वो ही सब कुछ करे, वही अरेस्ट करे, वही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, वही चार्जशीट बनाए, वही सब कुछ करे, तो ये एब्सोल्यूट पावर होगी और एब्सोल्यूट पावर जो है वो अनफेयरनेस की तरफ लेकर जाता है और वो अनफेयर ट्रायल हो जाएगा। अब दो रीज़न हमें देने हैं ना, क्योंकि हमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको दो रीज़न देने हैं कि आपको क्यों लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है एक पर्सन जो है वो सब रोल नहीं निभाएगा, और अगर वो निभाएगा तो ऐसा हो जाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो टू रीज़न वाई डिफरेंट पीपल नीड्स टू प्ले ए डिफरेंट रोल एज पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर एज फॉलो। दो रीज़न है हमारे पास कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं वो डिफरेंट रोल अपना निभाएंगे, डिफरेंट पीपल। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड बाई ए सिंगल पर्सन, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रायल है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है और जो भी पहलू हैं ट्रायल के, वो एक ही पर्सन कंडक्ट नहीं कर सकता है, एज इट इंटाइल्स ए डिवर्स रेंज ऑफ वर्क including arresting, recording of statement, witness, defending the victim and accused parties, passing a fair trial and judicially correct judgment। यानी बहुत सारे फंक्शन हैं। जिस तरह पहला यहाँ पर डाइवर्स फंक्शन है, मुख्तलिफ फंक्शन है। पहला यहाँ पर हमारे अरेस्टिंग आ जाता है, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस आ जाता है, यानी विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना आ जाता है। उसके बाद जो विक्टिम है उनको डिफेंड करना आ जाता है। अक्यूज पार्टी जो हैं
उनको यहाँ पर डिफेंड करना आ जाता है, ठीक है ना। फिर जो फेयर ट्रायल को पास करना है, फिर जुडिशरी जो करेक्ट जजमेंट है वो भी देनी है यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही पर्सन ये सारे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग लोग चाहिए और अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए और अलग अलग काम चाहिए और अलग अलग एक्सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एक जज जो है वो किस तरह एक पर्सन को जाकर अरेस्ट करेगा और फिर उसके ऊपर वो जाकर चार्जशीट भी बनाएगा, क्योंकि जज का तो अपना काम होता है, वो तो जजमेंट देता है। ऑल इफ़ ऑल द पावर आर विजिटेड इन वन पर्सन अलोन दे माइट बी मिसयूज्ड। यानी अगर एक पर्सन ये सब काम करने लगे ना, फिर वो पर्सन जो होगा वो अपने पावर को मिसयूज़ करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो है, अगर वही अरेस्ट करेगी और वही जजमेंट बनाएगी तो वो तो अपने पावर को मिसयूज़ करेगी, वो अपने आप को तो शक्तिमान समझेगी और वो अपने आप को तो सुपर पावर समझने लगेगी। तो फिर पुलिस जो है वो उसका तो जो रोल होगा वो सोसाइटी के लिए एक वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा सोसाइटी के लिए। और जो लोग हैं जो यहाँ पर जो विक्टिम हैं वो उनको तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए पुलिस को लिमिटेड रोल दिया गया है, उसका काम जो है वो अपना काम दबाते हैं, ठीक है ना। दे माइट बी मिस यूज पावर एंड देयरफॉर वायलेट द लॉ बेस्ड ऑन द जस्टिस एंड इक्वल डिसीजन। यानी जो इक्वल डिसीजन जस्टिस जो है उसको वायलेट करेंगे, लॉ को वायलेट करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ए सिंगल आइडियोलॉजी में नॉट बी राइट वन। आपको पता है कि जो सिंगल आइडियोलॉजी होती है ना, यानी पुलिस की अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, जजेस की अलग आइडियोलॉजी है, वो अलग आइडियोलॉजी से चलती हैं। इस तरह जो दूसरे लॉयर जो होते हैं उनकी अलग आइडियोलॉजी है। तो अगर हम एक ही पर्सन की सिंगल आइडियोलॉजी यूज़ करेंगे केस के अंदर तो वो तो राइट नहीं होगी, वो तो गलत होती है। यानी यहाँ पर बोला गया कि सिंगल आइडियोलॉजी में नॉट बी राइट, एक ही आइडियोलॉजी सिंगल आइडियोलॉजी जो है ना वो सही नहीं हो सकती, एज इट कैन अफेक्ट द ट्रायल एंड रिजल्ट ऑफ द केस। क्योंकि जो सिंगल आइडियोलॉजी होती है वो राइट नहीं होती है, वो ठीक नहीं होती है, वो ट्रायल को अफेक्ट करेगी और केस जो है कुछ केस का रिजल्ट आएगा वो कुछ अजीब सा आएगा, कुछ और ही आएगा और यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त और हमने अपना जो चैप्टर 6 है उसको कंक्लूड किया। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन चैप्टर 6 है उसको कंक्लूड किया। नीचे कुछ यहाँ पर ग्लॉसरी वर्ड दिए गए हैं या हमने ऊपर पढ़े। एक्यूज्ड क्या होता है, कॉग्निजेबल क्या होता है, क्रॉस एग्जामाइन क्या होता है, डिटेंशन क्या होती है, इम्पार्शियल क्या होता है, ऑफेंस, टू बी चार्ज ऑफ ए क्राइम, विटनेस, ये सब चीज़ आपने पढ़ी, अच्छी तरह पढ़ी और आई होप कि आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। सो गाइज आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए। आपके जो जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो उसमें आप अच्छी तरह अपना बेस्ट दो और आई होप कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे अगर आप हमारे पूरे चैप्टर को अच्छी तरह देखोगे और समझोगे। उसके बाद क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर कराए हैं उनके स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने वर्ड में उनको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।